Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start a new topic in AI, that is knowledge representation. So let's begin with the introduction. So we are humans. ह्यूमंस के पास एक बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, रीजनिंग होती है. एंड ह्यूमंस जब कोई चीज़ को हम ह्यूमंस हैं, हमें जब किसी चीज़ के बारे में पता होता है, हम उसको नॉलेज बोलते हैं. और उस एबिलिटी, जो ये हमारी नॉलेज है, नॉलेज पर एबिलिटी, उससे हम परफॉर्म कर पाते हैं बहुत सारे एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड. व्हाट इज नॉलेज बेसिकली? When we have information, जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड वी नो कि हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज. तो उस नॉलेज को यूज़ करके हम बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं रियल वर्ल्ड में. बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल, हम जब घर पे होते हैं, अगर बाय चांस हमें कोई चोट लग जाए या फिर हमें कुछ खाना बनाना है, बेसिकली फॉर एग्जांपल हमें कुछ खाना बनाना है एंड उस टाइम पे अगर हमें पता नहीं है कि हमने इसमें क्या डालनी है, हमें पता है कि सारा सामान क्या है, बट हमें अगर पता ही नहीं है कि इसमें क्या चीज़ पहले डालनी है, क्या चीज़ बाद में डालनी है और किस तरह से उसको बनाना है, तो दैट मीन्स हमें नॉलेज नहीं है. इंफॉर्मेशन है हमारे पास पर हमें नॉलेज नहीं है. तो बेसिकली नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ह्यूमन लाइफ. But how machines do not all things coming under knowledge representation and reasoning. पर machines जो हैं उनमें ये सब कैसे है, कैसे नॉलेज है उनको, रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग उनमें मैटर कैसे करता है, एआई में हम ये चीज़ पढ़ेंगे. Hence, we can describe knowledge representation as following. there are कुछ facts हैं हमारे पास, जैसे कि knowledge representation and reasoning is a part of artificial intelligence which concerned with AI agents thinking and how thinking contributes to intelligent behavior of agents. जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है और रीजनिंग है, ये एक पार्ट है एआई का, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैसे थिंक कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और उनकी जो सोच है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है एक इंटेलिजेंट बिहेवियर पे. सेकंड, it is responsible for representing information about the real world so that a computer can understand and can utilize this knowledge to solve the complex real world problem such as diagnose a medical condition or communicating with human in natural language. So basically ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है जो एक रियल वर्ल्ड में हमें मिलती है. कैसे जैसे कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर पाता है और हमें बता पाता है और सोल्व कर पाता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व कर पाता है. फॉर एग्जांपल जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल जैसे ईएमआई है या फिर कुछ भी जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, वो कंप्यूटर हैं. तो वो कंप्यूटर कैसे वो उसको जो उनके पास नॉलेज है उसको कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे वो रिप्रेजेंट करेगा हमें, ताकि वो हमें समझा पाए कि बेसिकली वो क्या मशीन जो है उसको क्या समझ में आया है, तो वो हमें कैसे कम्युनिकेट कर पाएगी. तो दैट इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन एआई. Third is, it is also a way which describe how we can represent knowledge in artificial intelligence. Knowledge representation is not just storing data into some database, but it also enables an intelligent machine to learn from that knowledge and experience so that it can behave intelligently like the human. सो बेसिकली द मेन थिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा. वी हैव टू, अगर हमारे पास डाटा है कंप्यूटर में, वी कांट से कि वो अच्छे से एक्ट करेगा, बट द बेसिक थिंग इज उसमें इस तरह से इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए उसको इस तरह से स्टोर किया होना चाहिए, इस तरह से डाटाबेस में होना चाहिए कि वो एक्ट करे एज अ ह्यूमन. अब मशीन को नहीं पता है कि उसके ऊपर कोई चीज़ गर्म गिर रही है, राइट मशीन उसको नहीं समझ पाएगी, बट अगर किसी ह्यूमन के ऊपर कोई गर्म चीज़ हम फेंकेंगे तो ह्यूमन रिएक्ट करेगा. सो उसी तरह से मशीन में जब कोई डाटा कैसे जा रहा है, डाटा कैसे उससे कोई मांग रहा है, डाटा कोई आउटपुट मांग रहा है, तो मशीन को पता होना चाहिए कि उस टाइम पे उसने कैसे रिएक्ट करना है. दैट वी विल कवर इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. सो व्हाट टू रिप्रेजेंट? Following are the kind of knowledge which needs to be represented in AI system. Number one is object.
all the fact about object in our word domain. Example, guitar contains strings. Number 2, events. Events are the actions which occurred in our word. Third, performance. It describes behavior which involves knowledge about how to do things. Meta knowledge. It is knowledge about what we know. Facts. Facts are the truth about the real world and what we represent. And the last is knowledge base. The central component of the knowledge base agent is the knowledge base. हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज KB. बेसिकली नॉलेज बेस जो है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, मतलब कुछ सेंटेंसेस का ग्रुप है, उसको हम टेक्निकली टर्म में नॉलेज बेस बोलते हैं. So what is knowledge? Knowledge is the awareness or familiarity gained by experience of facts, data and situation. Basically knowledge एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अवेयरनेस देती है. अवेयरनेस कैसे देगी? जब हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ डाटा मिलेगा हमें, या किसी सिचुएशन से हमें जो नॉलेज मिलती है, दैट इज अ नॉलेज. So they are following are the type of knowledge in the artificial intelligence. As you can see in the picture, so let's start with the first, declarative knowledge. What is declarative knowledge? Declarative knowledge is to know about something. किसी चीज़ के बारे में जब पता हो, to know about something. It includes concepts, फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. किसी चीज़ के बारे में कोई कंसेप्ट है, कोई फैक्ट है, तो वो चीज़ है जो वो आती है डिक्लेरेटिव नॉलेज में. इट इज़ अबाउट डिस्क्रिप्टिव नॉलेज एंड एक्सप्रेस्ड इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सो ये डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है हमारे पास एंड इट इज़ सिंपलर दैन प्रोसीजरल लैंग्वेज. ये हमारा सेकेंड टाइप है, उससे बहुत ही सिंपलर होता है. नंबर 2 इज प्रोसीजरल नॉलेज. It is also known as imperative knowledge. Procedural knowledge is a type of knowledge which is responsible for knowing how to do something. Basically, procedure से हमें पता चलता है कि जिसमें कुछ steps दिए होते हैं, right? तो उस steps से हमें मतलब निकाल सकते हैं कि ये वो knowledge है जिसमें हमें पता चलता है कि हमने कोई चीज़ करनी है तो वो कैसे करनी है, how to do something. It can be directly applied to any task. ये किसी भी टास्क में directly apply हो सकती है. It includes rules, strategies, procedures, agendas, etc. So, like in declarative knowledge, वहाँ पे हमारे पास concept थे, facts थे, objects थे, and in procedural knowledge, we have rules, how to do something, we have strategies, how to do something, we have procedures, how to do something, and we have agendas, how to do something. Basically, procedural knowledge depend on task on which it can be applied. कि जो task है वो कैसा है, वो क्या करना है, उसकी कैसे apply करना है, उस पर depend करती है. Have third, that is meta knowledge. Knowing about the other type of knowledge is known as meta knowledge. किसी और टाइप की knowledge को पता करना, उसको हम meta knowledge बोलेंगे. Now the fourth is heuristic knowledge. It is representing knowledge of some experts in the field or subject. कि कुछ experts की जैसे knowledge है, कुछ expert मतलब बिल्कुल सही knowledge है, you can say. It is a rule of thumb based on previous experience, awareness of approaches and which are good to work but not granted. तो basically ये जो नॉलेज है वो उनसे हमें मिली है जो एक्सपर्ट हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस में सही थे एंड जो चीज़ राइट थी पहले के टाइम पे, हम उसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे के लिए कि शायद वो चीज़ दोबारा से बिल्कुल सही वैसे ही हो. लास्ट इज स्ट्रक्चरल नॉलेज. स्ट्रक्चर नॉलेज इज अ बेसिक नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो स्ट्रक्चर नॉलेज जो है एक बेसिक नॉलेज है तक जो कि सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को. It describes relationship between various concepts such as kind of, part of and grouping of something. तो ये relationship है between concepts जैसे कि kind of, part of, grouping of. So it describes the relationship that exists between concept or objects.
सो आई होप आपको ये टाइप्स में समझ में आए होंगे, टाइप्स क्या क्या थे, इनका मतलब क्या था। बेसिकली इनको पढ़ने का मेन मोटिव ये है, मेरा समझाने का मेन मोटिव ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको पता हो कि ये है क्या चीज़ है, आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करके इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। Basically, knowledge of real world play a vital role in the intelligence and some for creating artificial intelligence. नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटेलिजेंस में और क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि जो नॉलेज है उससे ही हमें पता चलता है कि कैसे अपनी जो इंटेलिजेंस कोई डाटा है उसको कैसे यूज़ करना है। Suppose if you met someone who is speaking in a language which you don't know, कोई ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा है जो आपको पता ही नहीं है, तो आप एक्ट कैसे करोगे? क्योंकि आपके पास उस नॉलेज जो वो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज ही नहीं है, आपको पता नहीं है वो क्या चीज़ बोल रहे हैं, तो आप रिएक्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट नॉलेज। इफ यू डोंट हैव नॉलेज यू कांट एक्ट और यू कांट डू एनी एक्शन विदाउट नॉलेज। तो नॉलेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है that cannot display intelligent behavior if the knowledge part will not present then. So हमारा next part है that is AI knowledge cycle. AI knowledge cycle has following components for displaying intelligent behavior. Number 1 is perception. Number 2 is learning. Number 3 is knowledge representation and reasoning. Number 4 is planning. And number 5 is execution. So as you can see in the diagram that how AI system can interact with the real world, कि जो AI system है वो कैसे interact करता है real world के साथ, कौन सा component कैसे help करता है ताकि वो show कर सके intelligence को। AI system has perception component by which it retrieve information from its environment. Basically जो इसका जो component है perception, वो एक ऐसा component है जो retrieve कर रहा है information environment से information collect कर रहा है, और it can visual, audio और another form of sensory input. तो ये किसी भी तरह से input हो सकती है, it can be visual, it can be audio, it can be any other form of sensory input. उसके बाद जो लर्निंग पार्ट है, लर्निंग कंपोनेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी डाटा कैप्चर करने के लिए, जो भी परसेप्शन कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करेगा उससे जो डाटा वो लेगा उसको लर्न करने के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड इन द कंप्लीट साइकिल जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं दैट आर नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, क्योंकि नॉलेज और रिप्रेजेंटेशन के बिना हमारे पास जितना मर्जी डाटा हो वी कांट से कि वो किस चीज़ के लिए है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हमें नहीं पता लगेगा कि हम उसका क्या करें, उस डाटा को कैसे यूज़ करें। So these two components are involved in showing the intelligence in machine like humans. तो ये knowledge representation और रीजनिंग ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक मशीन को, जो एक कंप्यूटर को इस तरह से बना देती हैं, इस तरह से इन्वॉल्व करवाती है, ऐसा शो करवाती हैं कि वो एक्ट कर सकते हैं एज ह्यूमंस। These two components are independent with each other. ये दोनों के इंडिपेंडेंट है each other एक दूसरे के लिए, but also coupled together. बट फिर भी एक कपल्ड है, मतलब एक साथ ही होते हैं चाहे वो दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। And the planning and execution depend on analysis of knowledge, representation and reasoning. Basically knowledge और reasoning की जो representation है, इन दोनों का जो analysis है उस पर डिपेंड करेगा कैसे हम planning करेंगे और कैसे हम आगे सारा जो execution करेंगे. So that depends on representation and reasoning. तो टिल नाउ आई होप आपको समझ में आया है कि कैसे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एआई। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। देयर आर 4 अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। Number 1 is simple relational knowledge. So what is simple relational knowledge? It is the simplest way of storing knowledge or storing facts which use the rational method. We know about the rational method. हमने पढ़ा था database में DBMS में.
इफ़ यू डोंट नो. सो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे हम कॉलम्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, यू कैन से लिख देते हैं. एंड दिस अप्रोच ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज फेमस इन database सिस्टम where the relationship between different entities is represented. So like आप डायग्राम देख सकते हो, प्लेयर 1 है, उसका वेट ये है, एज ये है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है. सो बेसिकली वी हैव डन ए सिंपल रिलेशनल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. हमने एक सिंपल सी रिलेशनल रिप्रेजेंटेशन की है नॉलेज की, जो हमें पता थी अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स, वेट एंड एज. सो द नेक्स्ट टाइप इज inheritable knowledge. So as per the name inheritable knowledge, ये क्या करेगा, ओल्ड डाटा जो हमारे पास होगा वो स्टोर होगा इनटू हायरार्की ऑफ क्लासेस. यहाँ पे क्लासेस की फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे हम, जनरलाइज करेंगे इन द मैनर ऑफ हायरार्की. एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज होगी इनमें, मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं इनहेरिट करेंगे वैल्यूज फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द क्लास. एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक आप देख सकते हो, मेल एडल्ट प्लेयर है, क्रिकेट फुटबॉल दोनों, प्लेयर जो है वो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी है, और प्लेयर जो है उसका नाम पीटर है, क्रिकेट वाले का, एंड फुटबॉल का अंकित. सो दिस इज अबाउट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेबल नॉलेज. नाउ द थर्ड इज इन्फ्रेंशियल नॉलेज. It represents knowledge in the form of formal logics. तो logics की form में ये represent करेगी हमारे जो facts हैं उनको. For example, we have two statements. Marcus is a man. B. Marcus, all mans are mortal. Then it can be represented as man Marcus. मतलब man जो है वो Marcus भी है और वो mortal भी है, सारे man mortal भी हैं, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दैट इज इन्फ्रेंशियल नॉलेज. नाउ द फोर्थ इज प्रोसीजरल नॉलेज. एज वी नो प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है, इसमें स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं एंड कोड जो कि डिस्क्राइब करेगा हाउ टू डू स्पेसिफिक थिंग्स एंड हाउ टू प्रोसीड. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, दैट इज विच वी यूज इज इफ देन रूल. सो इसमें वी हैव वेरियस कोडिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास इसमें, सच एज LISP और प्रोलॉग लैंग्वेज जो कि हम AI में यूज़ करते हैं. एंड दैट इज़ अबाउट प्रोसीजरल नॉलेज. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एपिसोड इन द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? There are 4 requirements basically. The representational accuracy. Accuracy should be there, proper, मतलब सही होना चाहिए, kind of knowledge जो required है वो सही होनी चाहिए. Inferential adequacy. जो हमारा सिस्टम है should have ability to manipulate the representational structure to produce new knowledge corresponding to existing structure. तो उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो डाटा को मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू, जैसे भी हमने एक न्यू नॉलेज बनानी है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से, कि हमारे पास पहले जो चीज़ थी, पहले जो डाटा है उसको हम कैसे चेंज करके किसी अब वाली जो अभी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको पुरानी प्रॉब्लम जो सोल्यूशन था, पुराना सोल्यूशन था, उसमें कैसे उसको चेंज करके, कैसे उसको मैनिपुलेट करके आज के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं. दैट रिक्वायरमेंट हमें चाहिए. थर्ड इज इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी चाहिए हमें, एबिलिटी टू डायरेक्ट द इन्फ्रेंशियल नॉलेज मैकेनिज्म इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव डायरेक्शन बाय स्टोरिंग अप्रोप्रिएट गाइड्स. तो एफिशिएंसी होनी चाहिए बहुत अच्छी. एंड द लास्ट इज एक्विजिशनल एफिशिएंसी चाहिए, मतलब कि एबिलिटी टू एक्वायर द न्यू नॉलेज इजीली यूजिंग ऑटोमेटिक मेथड्स. तो वो ऑटोमेटिक मेथड्स यूज़ करके वो इजीली न्यू नॉलेज को एक्वायर कर ले, ये एबिलिटी उसमें होनी चाहिए. सो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं. नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, वाई नॉलेज एंड व्हाट इज द नॉलेज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड normal intelligence, what are the types of knowledge representation, what are the approaches of knowledge representation, what are the requirements of knowledge representation, and this is very important topic you to know. And yeah, that's it. I hope आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक. So thank you guys.